आज हम थोड़ा वोकैबुलरी को देखेंगे और ये वोकैबुलरी आपके काम आने वाली है स्पोकन इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश दोनों के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ बोर्ड पर मैंने 25 वीडियोस लिखे हुए हैं। आई विल बी आउट ऑफ द स्क्रीन, यू कैन टेक देम डाउन सो और टेक अ स्क्रीनशॉट। आई एम गेटिंग आउट ऑफ इट। चलिए आगे चलते हैं, आपने लिख लिया होगा। अब एक एक इडियम को याद कराने के लिए आई नरेट सम निमोनिक ट्रिक्स, कुछ अच्छी कहानियां मैं आपको सुनाऊंगा जो इन्हें याद कराने में आपकी मदद करेंगी। सबसे पहले देखते हैं पहला क्या लिखा है गाइस, समर फ्रेंड्स। क्या लिखा है? समर फ्रेंड्स। अब ये क्या होता है समर फ्रेंड्स? जैसा कि लिखा है समझ में आ रहा है, गर्मी के मित्र, गर्मी में दोस्ती करते हैं आपसे। बोला ये कैसे दोस्त है जो गर्मी गर्मी आते हैं और दोस्ती करते हैं आपसे? मैं ऐसे समझाता हूं आपको। ये गर्मी गर्मी दोस्ती इसलिए करते हैं, सिर्फ समर में आपसे दोस्ती इसलिए करते हैं क्योंकि घर में आपने एसी लगा रखा है और ये बस गर्मी गर्मी आपके यहाँ गर्मी आते हैं, आराम करते हैं और वापस चले जाते हैं। तो भला ये कैसे लगे लोग आपको, कैसे लगे ये दोस्त आपको? समझ में आ गया होगा। ये ऐसे दोस्त होते हैं जो सिर्फ सेल्फिश होते हैं, सिर्फ अपना काम निकालते हैं और आपके साथ रहकर फिर वो आपका साथ छोड़ देते हैं। तो समर फ्रेंड्स का मतलब क्या हुआ? सेल्फिश पीपल और सेल्फिश फ्रेंड्स। समर फ्रेंड्स सिर्फ गर्मियों में आपके साथ आएंगे, राइट। चलिए सेकंड देखते हैं क्या लिखा है, एट अ स्नेल स्पेस। ये तो बहुत सिंपल है। इसमें जो वर्ड आया स्नेल, ये सभी को पता होगा, ये एक कीड़े जैसा होता है, छोटा सा, इसे घोंगा बोलते हैं हिंदी में, राइट। और सभी जानते होंगे ये बहुत स्लो चलता है, बहुत स्लो चलता है। तो गाइज इफ यू डू समथिंग एट अ स्नेल स्पेस, इसका सीधा सा मतलब होता है कि यू डू इट वेरी स्लोली, ठीक है। एट अ स्नेल स्पेस, एट अ स्नेल स्पेस का मतलब हुआ किसी काम को बहुत स्लो करना, एट अ वेरी स्लो पेस, वेरी स्लोली, ठीक है। सेकंड हो गया। अगला देखते हैं, इसमें कुछ कहने की खास जरूरत नहीं थी, यहां पर कीवर्ड स्नेल है जो बहुत स्लो चलता है। अगला, टू स्टिर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट, टू स्टिर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ गाइस? स्टिरअप क्या होता है? स्टिरअप का मतलब होता है हिलाना, राइट। और अब क्या हिला रहे हैं देखें जरा, हॉर्नेट के नेस्ट को। अब हॉर्नेट क्या होता है? हॉर्नेट क्या होता है? हाँ भाई क्या होता है, तुम जानते हो? हाँ जी बताएं, हॉर्नेट क्या होता है? मैं बताता हूं आपको। हॉर्नेट ये एक तरह की मक्खी होती है, ठीक है। ये येलो कलर की मक्खी होती है, कुछ लोग इसे तताया बोलते हैं, कुछ बराया बोलते हैं, अलग अलग नाम है, डायलेक्ट है, अलग अलग एरियाज में अलग बोलते हैं। तो हॉर्नेट के नेस्ट को, अच्छा ये मक्खी कैसी होती है? अगर ये आपको स्टिंग कर देती है, काट लेती है, डंग मार देती है, तो आपको बहुत पेन होता है और स्वेलिंग होती है। और ये बात आपको अच्छी तरह पता है, आप ही जानते हैं, फिर भी जाकर उसके छत्ते को हिलाते हैं। आप ही जानते हैं अच्छी तरह कि आपने अगर इसके नेस्ट को हिलाया, इसके छत्ते को हिलाया, तो हिलाइए तुम्हें भी देगी। इसके बावजूद तुम ये काम करते हो तो फिर ये क्या कर रहे हो? इसका मतलब तो वही हुआ कि आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। मतलब क्या? मुसीबत मोल लेना, मुसीबत बुलाना। तो इसका मतलब ये हुआ टू इनवाइट ट्रबल, टू इनवाइट ट्रबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अप इन आर्म्स। क्या लिखा गाइस? अप इन आर्म्स। अभी अप इन आर्म्स क्या होता है? समझते हैं अप इन आर्म्स क्या होता है? ये बात लड़के अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि लड़के जब भी लड़के आते हैं, लड़ने की कोई कंडीशन सिचुएशन बनती है, तो ये सिचुएशन आती है अप इन आर्म्स। गाइस जब भी कभी हमारी आपकी लड़ाई होनी होती है तो हम कैसे रेडी होते हैं, कैसे तैयार होते हैं, कैसे रेडी होते हैं? तुरंत स्लीव्स को अप करके अप इन आर्म्स होते हैं, क्योंकि ना जाने बंदा कितना लंबा और कहां तक हाथ खींचना पड़े, राइट। यू गेट इन अप इन आर्म्स। तो इसका मतलब क्या होता है? यू गेट अप इन आर्म्स का मतलब हुआ क्या? गेट रेडी, रेडी टू फाइट, रेडी टू फाइट, लड़ने को तैयार। इसे हम यहां से भी देख सकते हैं, जो आर्म्स लिखा है आपको पता होगा, आर्म्स वेपन्स भी होता है, और वेपन्स लेकर आप छत पर ऊपर गए और तैयार हैं शूट करने के लिए। मतलब क्या? यू आर अप इन आर्म्स, इसका मतलब यू आर रेडी टू फाइट, लड़ने को तैयार। अगला देखें, फिफ्थ देखते हैं, बैड ब्लड। क्या लिखा गाइस? बैड ब्लड। अब इसे याद करने के लिए कुछ ऐसा देखो, है बैड क्या होता है? बुरा। ब्लड क्या होता है? खून, है ना, यानी खराब खून। बुरा यानी खराब खून। लेकिन याद करने के लिए थोड़ा इसे ऐसे समझो, ये खराब खून नहीं, खून खराबा है। और तुम बताओ, खून खराबा दोस्ती में होता है या दुश्मनी में? दुश्मनी में होता है। तो बैड ब्लड का मतलब यही होता है, खराब खून नहीं, खून खराबा, यानी दुश्मनी, एनिमिटी। इफ आई से दे डू नॉट टॉक टू ईच अदर बिकॉज दे हैव बैड ब्लड बिटवीन देम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके बीच में दुश्मनी चल रही है, दे आर नॉट फ्रेंड्स नाउ। डिड आई मेक इट क्लियर? राइट। चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर क्या लिखा? आउट ऑफ द वुड्स। बहुत सिंपल है गाइस, इसे समझने के लिए आप देखें कि वुड्स, वुड्स क्या है गाइस? वुड्स क्या होता है आपको पता? ये लकड़ी नहीं जी, नहीं लकड़ी, लकड़ी नहीं, जंगल होता है। और जंगल में क्या होता है आपको पता? जंगल में क्या होता है भाई? शेर है, भालू है, हाथी है, घोड़े हैं। जंगल में बहुत खतरा होता है, कुल मिलाकर ये सारे हैं तो खतरा ही है। तो जंगल में खतरा होता है, लेकिन तुम तो आउट ऑफ द वुड्स हो ना, तुम जंगल के बाहर हो। इसका मतलब क्या हुआ? आउट ऑफ डेंजर। डिड आई मेक इट क्लियर? आउट ऑफ डेंजर। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब है आउट ऑफ डेंजर। आगे चले, पुल अलोंग फेस। टू पुल अलोंग फेस, लंबी सी शक्ल बना लेना, लंबा सा चेहरा बना लेना। भला ये क्या होता है? गाइस थोड़ा सा यहाँ रोकूंगा, 2 सेकंड आपसे लूंगा। देखिए यहाँ जो इडियम्स होते हैं, यहाँ कुछ इडियम्स जो होते हैं वो नाउन की तरह यूज किए जाते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स की तरह होते हैं, कुछ एडवर्ब की तरह होते हैं। जैसे यहाँ हमने क्या देखा, अभी आगे आएंगे मैं आपको बताऊंगा। जैसे टूथ एंड नेल जो है एडवर्ब की तरह यूज होता है, इससे कई इडियम्स बनते हैं, एरर्स बनते हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा।
अप इन आर्म्स ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, रेडी टू फाइट, फाइन। एट अ स्नेल्स पेस ये एडवर्ब की तरह यूज होता है, स्लोली, राइट। तो मीनिंग जानने के साथ साथ आपने ये भी समझना है कि इनका यूज कहां कैसे कर सकते हो। उनके लिए आई मेक डिफरेंट एंड सेपरेट वीडियोस कि हाउ टू यूज इडियम्स और हाउ टू यूज वोकैबुलरी, ठीक है। चलिए हम फिर चलते हैं। तो आउट ऑफ द वुड्स तो हो गया था, आउट ऑफ डेंजर हुआ, जंगल में खतरा, खतरे से बाहर हो गया। टू पुल अ लॉन्ग फेस देखते हैं। भी देखो आप हो या मैं हो, किसी का भी चेहरा लंबा नहीं होता, सबका चेहरा गोल होता है, अच्छा होता है, सुंदर होता है। लेकिन ये चेहरा लंबा तब हो जाता है गाइस, कब? जब आप पिट गए होते हैं या पिटने वाले होते हैं, कुछ गलत किया और शाम को इंतजार है पापा का, अब तो पापा आकर पीटेंगे। तो यू पुल अ लॉन्ग फेस इन दैट सिचुएशन। तो व्हेनेवर यू पुल अ लॉन्ग फेस, इसका मतलब होता है लंबा सा चेहरा बनाना, टू लुक सैड, दुखी दिखाई पड़ना, चेहरा लटका रखा है आपने। अगला टूथ एंड नेल। अब ये देखें टूथ एंड नेल, इससे एरर्स भी बहुत आते हैं एग्जाम में। कैसे? इसे समझने के लिए फिर मैं एक छोटी सी स्टोरी बनाता हूं। टूथ मतलब क्या होता है? दांत होता है, नेल मतलब नाखून होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो एक छोटा सा बच्चा है, आप डेली उसके साथ खेलते हैं, छोटा बेबी है कोई और वो आपके साथ खेलता है। बच्चा बहुत छोटा है, वो किसी दिन कोई शैतानी कर देता है। अब वो छोटा है, आप उसे पिटाई करते हैं, उसकी उसे डांटते हैं। बच्चा बहुत छोटा, आपसे जीत नहीं सकता, आपको हर्ट नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश वो भी पूरी करता है। वो बच्चा अपने दांतों से आपको काटता, नाखूनों से मारता है ना। तो इफ somebody does something tooth and nail, इसका मतलब वो क्या, अभी बच्चे ने क्या किया? दांतों से काटा, नाखूनों से मारा। इसका मतलब बच्चा भी पूरी शक्ति से उस काम को करने की कोशिश कर रहा था। इफ यू डू समथिंग टूथ एंड नेल, इसका मतलब है किसी काम को पूरी शक्ति और सामर्थ्य से करना। इसका मतलब है विद फुल स्ट्रेंथ और पावर, पूरी शक्ति के साथ किसी काम को करना। अक्सर एग्जाम में इसके पहले विद लगाकर एरर बनाता है। महाराणा प्रताप, फॉर एग्जाम्पल, महाराणा प्रताप वॉज फाइटिंग विद टूथ एंड नेल। तो यहाँ विद रॉन्ग है क्योंकि दिस इज एन एडवर्बियल इडियम। इसमें पहले से विद इसकी मीनिंग में है, विद गलत हो जाएगा। डिड आई मेक इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। लेकिन टू कीप द हेड अबव द वाटर, टू कीप द हेड अबव द वाटर। अब इसको जरा समझते हैं क्या मतलब होगा टू कीप द हेड अबव द वाटर। भाई आपने अपने सिर को पानी के ऊपर बचा कर रखा है, अच्छी बात है। भैया सिर पानी के ऊपर अच्छी बात है, बाकी सब पानी के नीचे, सिर तो ऊपर है, कम से कम आप बचे हुए हैं, क्योंकि सर डूबा मतलब आप गए। तो ये अच्छी बात है कि आपने सर पानी के ऊपर रखा। लेकिन भाई कितनी अच्छी बात है कि अभी सिर्फ सिर ही तो ऊपर है, हेड ही तो ऊपर है, बाकी सब पानी के नीचे। बहुत लंबे समय तक अगर आप ऐसे रहे तो आप वैसे बीमार पड़ जाएंगे। अच्छी बात यह है कि आप जीवित हैं, जिंदा हैं, लेकिन इतनी भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि जिंदा ही तो है, हालात तो बड़े तंग हैं, खराब हैं। तो whenever you keep the head above the water, इसका मतलब होता है मुश्किल से गुजर बसर कर पाना, to survive with difficulty, मुश्किल से गुजर बसर कर पाना। Did I make it clear? Right guys. 9th, अब आगे देखते हैं 10th क्या लिखा हुआ है। To clip one's wings, बड़ा सिंपल है, किसी के पंखों को क्लिप कर देना, बांध देना, उन पर कंट्रोल कर देना। टू क्लिप वन विंग्स। अब देखो एक पक्षी है, कोई बर्ड है, उसकी सारी जो शक्ति है उसके विंग्स होते हैं, वो उड़ेगा, खाना खाएगा, तभी आगे बढ़ पाएगा, कुछ कर पाएगा। लेकिन आपने अगर किसी पक्षी के, किसी बर्ड के विंग्स को ही क्लिप कर दिया, बांध दिया, तो भाई तुमने तो उसे शक्तिहीन कर दिया है। तो इसका यही मतलब होता है, टू क्लिप वन्स विंग्स का मतलब होता है किसी से उसकी शक्ति छीन लेना, टू डिप्राइव ऑफ पावर और स्ट्रेंथ, शक्तिहीन कर देना। डिड आई मेक इट क्लियर? नेक्स्ट, इवनिंग ऑफ लाइफ, ये क्या होता है? जीवन संध्या। देखो इसे यूं समझो आप, जब कोई बेबी बॉर्न होता है तो उसे बोलते हैं नया जीवन है, जीवन की शुरुआत है, मॉर्निंग ऑफ लाइफ है वो। जब वो बड़ा होता है, एडल्ट होता है, यंग होता है, उसे आफ्टरनून या नून ऑफ लाइफ बोल देते हैं उसे। उस समय बड़ा गुस्सा रहता है, बहुत जंग रहता है, वो बोलते ना एंग्री यंग मैन, ठीक है। लेकिन फिर जब ये इवनिंग आती है तो उस समय तो बहुत कूलर काम हो जाता है वो। इसका मतलब क्या है कि इस समय वो क्या है? ओल्ड एज में है। तो इफ यू आर इन इवनिंग ऑफ लाइफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यू आर इन ओल्ड एज, इसे ओल्ड एज बोलते हैं। और अगर नाइट ऑफ लाइफ हुआ तो नाइट के बाद सुबह होगी, सवेरा होगा, नई जिंदगी की शुरुआत होगी, तो नाइट ऑफ लाइफ का मतलब क्या हो जाएगा? एंड ऑफ लाइफ, राइट। लेकिन यहाँ इवनिंग ऑफ लाइफ इसे बोलेंगे जीवन संध्या, ओल्ड एज। क्या बोलेंगे गाइस? ओल्ड एज, राइट। अगला, टू निप द इविल इन द बड। इसे समझना ध्यान से। इविल का मतलब क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है? बुराई। वेरी गुड। इविल का मतलब बुराई होता है और बड का मतलब होता है कली, और निप का मतलब चुभो देना। यानी बुराई अभी कली जैसी थी, फूल नहीं बनी, छोटी है, पनप रही है, बड़ी हो रही है, लेकिन तुमने उसे वही निप का मतलब चुभो दिया और मार दिया। तो निप द इविल इन द बड का मतलब है कुछ भी ऐसा जो बुरा है उसे शुरुआत में ही मार देना, खत्म कर देना। टू फिनिश समथिंग बैड इन द बिगिनिंग, बुराई को शुरुआत में ही खत्म कर देना। डिड आई मेक इट क्लियर? राइट गाइस, बुराई को शुरुआत में ही खत्म कर देना। अगला देखें, टू पुट अप शटर्स। टू पुट अप शटर्स। अब ये क्या होता है? शटर आपको पता है शॉप में होता है, आप जब भी जिसकी शॉप होती है जाता है, शॉप शटर को अप करता है, फिर आते समय डाउन करता है। लेकिन आज ये क्या कर रहे हो आप? टू पुट अप शटर्स। आप शटर्स को खुला ही छोड़कर घर चले गए, खुला ही है वो, दैट इज ओपन,
खुला छोड़ दिया आपने। क्यों भाई, ऐसा क्यों? जब आप डेली शॉप पर जाते हैं, सामान अंदर है, आपको चिंता है कुछ चोरी ना हो जाए, कोई चोरी ना कर ले यहाँ पर, तो आप शटर को बंद करके घर आते हैं। लेकिन आज आप खुला छोड़कर आ गए, मतलब क्यों? क्योंकि अब आपको किसी बात की चिंता ही नहीं, अब शॉप में कोई सामान ही नहीं है, तो शटर्स अप हैं। और अगर दुकान में सामान नहीं, इसका मतलब क्या है? अब दुकान बंद हो चुकी है, यू आर आउट ऑफ बिजनेस। टू पुट अप शटर्स का ये मतलब होता है आउट ऑफ बिजनेस, ठीक है, बिजनेस से बाहर हो जाना, बिजनेस का बंद हो जाना। अगला, टू सिट ऑन द फेंस। अब ये क्या होता है गाइस? ये इसे याद करने के लिए फेंस सब बताएं, फेंस क्या होता है? फेंस दीवार, चार दीवारी होती है, ठीक है। इसे याद करने के लिए मैं आपको बताता हूं एक कहानी। मेरे दो दोस्त थे, उन दोनों के घर आपस में जुड़े हुए थे, उनके बीच में एक दीवार थी। एक इस घर में रहता है, एक इस घर में रहता था। एक दिन मॉर्निंग में मैं दोनों से मिलने जा रहा और मुझे पता चला यार कल रात में तो इनमें लड़ाई हो गई। वो मेरे तो दोस्त थे बट वो आपस में दोस्त नहीं थे, तो मुझे पता चला कि इनमें आपस में लड़ाई हो गई। And I'm very confused what to do, where to go. If I go to him, the other friend will be angry with me, and if I go to him, the other would be angry with me. है ना? यहाँ गया तो वो नाराज हो जाएगा और वहां गया तो नाराज हो जाएगा। I was like all confused. I was at my wits ends. एक अलग इडियम है, आगे बताऊंगा। तो मैं विट्स एंड पर था, मैं मुझे समझ में आ रहा मैं क्या करूं, लेकिन होशियार में कम नहीं। मैंने क्या किया, मैं गया, मैंने कहा ना इधर जाता हूं ना इधर जाता हूं, इन दोनों के घरों के बीच की जो कॉमन फेंस है, दीवार है, मैं इस पर बैठ जाता हूं। अब जो पहले आएगा, हाय हेलो हाउ आर यू, अब कौन सी बुराई वाली बात है इसमें? अगर आप, मैं आधा इधर आधा इधर, तो व्हेनेवर यू आर सिटिंग ऑन द फेंस, इसका मतलब क्या होता है? आपने क्या किया? व्हाई आर यू सिटिंग ऑन द फेंस? क्योंकि आप ना इसके पक्ष में जाना चाहते हैं ना इसके पक्ष में जाना चाहते हैं। तो सिट ऑन द फेंस का मतलब है टू फेवर नोबडी, टू रिमेन अनबायस्ड, निष्पक्ष रह जाना, किसी का पक्ष ना लेना, ठीक है, ये होता है। अब अगला देखते हैं कैप इन हैंड। ये क्या होता है गाइस? कैप इन हैंड अक्सर आपने देखा होगा, एक रिस्पेक्टफुल बंदे से जब कोई मिलता है, वो सामान्य हो, पढ़ा लिखा हो, आपसे बड़ा हो, एज में आप रिस्पेक्ट देते हैं, तो कभी आप अगर हैंडशेक करें तो भी झुककर करते हैं, या अक्सर पुराने जमाने में आपने देखा होगा लोग जब मिलते तो अक्सर अपनी कैप हाथ में लेकर झुककर मिला करते थे। क्यों ऐसा क्यों करते थे? समझ आ गया होगा, याद आया होगा आपको। बिल्कुल, इफ यू डू समथिंग कैप इन हैंड और यू ट्रीट समबडी कैप इन हैंड, इसका मतलब ये होता है इन आ रिस्पेक्टफुल मैनर, सम्मानपूर्ण, सम्मानजनक तरीके से, ठीक है, सम्मानजनक तरीके से किसी काम को करना। अगला, अ हाउस ऑफ कार्ड्स। ये क्या होता है गाइस? कार्ड्स, ये वही कार्ड्स हैं जो प्ले कार्ड्स हम गेम खेलते हैं। अक्सर हम कार्ड्स को मिलाकर घर बना लिया करते हैं और बड़े खुश होते हैं, मम्मी देखो मैंने घर बना दिया, फ्रेंड देखो मैंने घर बना दिया। अब आप बताओ, वो ताश का बना घर, वो कार्ड्स का बना घर बड़ा कितना टिकाऊ होगा? भला कितना? भाई हवा चली तो वैसे ही गिर जाना, या किसी ने फूंक दिया तो वैसे ही गिर जाना। तो इफ यू मेक अ हाउस ऑफ कार्ड्स, इसका मतलब है एन अनरिलायबल स्कीम, ऐसी कोई योजना, ऐसा कोई प्लान जिस पर कोई यकीन नहीं किया जा सकता, आप रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी रिस्क दे सकता है आपको, कभी भी वो फेल हो सकता है। डिड आई मेक इट क्लियर? तो हाउस ऑफ कार्ड्स, हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब है एन अनरिलायबल, एन इनसिक्योर, फुल ऑफ रिस्क, रिस्क वाली जो स्कीम है उसे बोलते हैं। अगला, अ कुकी इन द नेस्ट। कुकू का मतलब कोयल, घोंसले में कोयल। कोई बंदा अगर कुकू इन द नेस्ट होता है, कोई व्यक्ति अगर कुकू इन द नेस्ट होता है तो क्या होता है? आई टेल यू व्हाट। कुकू ना, कोयल जो होती है, कुकू मतलब कोयल, वो कभी अपने घोंसले में, अपने घर में नहीं रहती, वो हमेशा दूसरों के घोंसले में रहती है, आपको पता होगा। तो अगर किसी बंदे के लिए, किसी व्यक्ति के लिए आप बोलते हो कि ही इज लाइक अ कुकू इन द नेस्ट, इसका मतलब ये है कि वो बिन बुलाया मेहमान है। भला कौन चाहेगा कि अपना घर छोड़कर तुम रोज और हमेशा के लिए मेरे घर में ही रहो? उसे यही कहा जाएगा ना, बिन बुलाया मेहमान। भाई आपको बुलाया गया, आप पहुंचो तो अच्छी बात है, बट इफ यू आर अ कुकू इन द नेस्ट, इसका मतलब होता है एन अनइनवाइटेड गेस्ट, बिना बुलाया हुआ मेहमान। अब देखें, टू होल्ड द स्केल्स इवन, ये क्या होता है? टू होल्ड द स्केल्स, गाइस स्केल्स क्या होता है? स्केल्स, जी हाँ, वेट होता है जिससे हम चीजों को तोलते हैं, वे करते हैं। अच्छा, वो तराजू, जिसे हिंदी में तराजू बोलते हैं। अच्छा, स्केल्स को इवन पकड़ना होता है, क्योंकि अगर थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो चीजें कम ज्यादा हो जाएंगी और बेईमानी हो जाएगी, ठीक है ना? कम ज्यादा, किसी को कम मिलेगा, किसी को ज्यादा मिलेगा, लेकिन तुम इतने ईमानदार हो, तुम इतने ईमानदार हो कि तुम स्केल्स को हमेशा इवन पकड़ते हो, तुम नहीं चाहते कि किसी को ज्यादा या किसी को कम मिले। तो व्हेनेवर यू होल्ड द स्केल्स इवन, इसका मतलब होता है टू बिहेव ऑनेस्टली, ईमानदारी का बर्ताव करना, टू बिहेव ऑनेस्टली, राइट गाइस? 18 चलते हैं। अ क्लोज फिस्टेड मैन। अ क्लोज फिस्टेड मैन क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो मुट्ठी ना खोलता। अक्सर बोलते हैं यार वो कभी मुट्ठी नहीं खोलता, बड़ा कंजूस व्यक्ति है, जेब से पैसे नहीं निकलते। तो अ क्लोज फिस्टेड मैन का मतलब यही होता है गाइस, अ माइजरली पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो पैसों के लिए कभी मुट्ठी ना खोले। ना ना ना, मेरे हाथ में ना जाने क्या हो गया, हाथ ही नहीं खोल रहा, अंदर पैसे खर्च नहीं करना चाहता। डिड आई मेक इट क्लियर? या आई हैव कम अक्रॉस मेनी पीपल लाइक दिस, राइट? सच पीपल इन माय लाइफ। अगला, अ क्लोज फिस्टेड मैन हो गया कंजूस व्यक्ति। अगला क्या है? टू सेट द थेम्स ऑन फायर। आपको पता थेम्स क्या होता है? पता आपको? जी हाँ, थेम्स इंग्लैंड में, लंदन में एक नदी है, जैसे यहाँ पर हमारी सेक्रेड होली रिवर है गंगा, इसी तरह वहां पर एक रिवर है। अब आप उस नदी में पानी है और उसमें आग लगाने जा रहे हो। आप नदी को छोड़ो, एक गिलास पानी में आग लगा सकते हो आप? हाँ, पानी में आग लग सकती है कभी? नहीं ना,
ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तुम तो नदी में आग लगाने जा रहे हो, इसका मतलब ऐसा है कि भाई तुमने कोई इम्पॉसिबल काम कर दिखाया। सो व्हेनेवर यू सेट द थिंग्स ऑन फायर, इसका मतलब है टू डू समथिंग इम्पॉसिबल, असंभव काम कर गुजरना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टू सी आई टू आई। 21st देखते हैं टू सी आई टू आई, आंखों में आंखें मिलाकर देखना, आंखों से आंखें मिलाकर बात करना, देखना। तो आंखों से आंखें मिलाकर देखना, समझना क्या होता है भाई, किसी से तुम यूं ही आंखों से आंखें नहीं मिला सकते। तुम आंखों से आंखें कब मिलाओगे, जब तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे से सहमत हो, तभी आप आंखों से आंखें मिला सकते हो। यूं ही थोड़ी आप किसी से आंखों से आंखें मिलाने लग जाते, राइट। तो टू सी आई टू आई का मतलब क्या होता है, टू अग्री, सहमत होना। कई बार इसे लोग ये भी बोलते हैं एक ही ओपिनियन का होना, टू हैव द सेम ओपिनियन। Did I make it clear? See, this way or that way, you will reach the same destination. You will come the same point actually. Right. Next देखते हैं। 22nd लिखा है albatross around one snake. आप सभी को पता होगा albatross क्या होता है, सभी को पता होगा। albatross एक imaginary word था, एक पोएम थी। बहुत खतरनाक पक्षी था, ये इंसानों को भी मार देता था। तो भाई ऐसा खतरनाक पक्षी तुमने अगर गर्दन पर बिठा रखा है तो जाहिर सी बात है तुम तो अब गए या तब गए। तो अगर तुम कहते हो कि आई थिंक आई हैव गॉट अल्बाट्रॉस अराउंड माय नेक, तो इसका मतलब तुम कह रहे हो न जाने मुझे लगता है, मुझे लग रहा है कि मैं किसी बहुत बड़े खतरे में हूं। तो अल्बाट्रॉस अराउंड वंस नेक का मतलब है इन अ ह्यूज डेंजर। डिड आई मेक इट क्लियर? राइट। अगला है लेगा अ सोर पॉइंट। गाइस सोर बोलते हैं ना, शोर नहीं, ना ही सौर, ये सोर है, राइट। और आर को भी कई बार हम ब्रिटिश और अमेरिकन में ड्रॉप करते हैं, अ सो पॉइंट। अभी सो पॉइंट है, ये क्या होता है, सोर का मतलब कहीं छाले हो जाए, कहीं चोट लगे, उसे सोर बोलते हैं, ठीक है। अब वो पॉइंट जहां आपको छाला है, चोट लगी, वो पॉइंट कैसा होगा, बड़ा पेनफुल होगा, आपके लिए बड़ा दर्द होगा, वहां आपको दिक्कत होगी। तो हिंदी में एक चीज कही जाती है कि दुखती रग, है ना, पेन है ना, दुखता है, तो दुखती रग, उसे इंग्लिश में बोलते हैं सोर पॉइंट। दुखती रग का मतलब क्या हुआ, कमजोरी, कि तुमने तो मेरी दुखती रग पकड़ ली, तुमने तो मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया। तो व्हेनेवर यू से अ सोर पॉइंट, इसका मतलब है वीकनेस और अ वीक पॉइंट। Did I make it clear guys? Weak point, कमजोरी। अगला लिखा ब्लॉक हेड, ऐसा व्यक्ति जिसका हेड ही ब्लॉक हो, मतलब वहां से ना कुछ बाहर आना है ना उसमें कुछ जाना है, मतलब वो ना तुम्हें समझ सकता है और ना अपनी बात समझा सकता है। तो व्हाट इज अ ब्लॉक हेड? ब्लॉक हेड इज अ फूलिश पर्सन, मूर्ख व्यक्ति होता है ब्लॉक हेड, ठीक है। लास्ट अगला देखेंगे आज के सेशन का, ना कि हमेशा के लिए। आई विल कंटिन्यू दिस वोकैबुलरी सेशन, डोंट वरी अबाउट इट। तो टू पे लिप सर्विस, कुछ व्यक्ति क्या कहते हैं, सिर्फ लिप सर्विस देते हैं। डोंट गो अदरवाइज, डोंट टेक इट अदरवाइज। लिप सर्विस का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूं। कुछ व्यक्ति सिर्फ बोलने का काम करते हैं, बातें तो उनसे बहुत बड़ी बड़ी करा लो, लेकिन काम कुछ नहीं होते, है ना। कई बार कई लोग आपके भी होंगे, कई दोस्त होंगे आपके पास भी, कहते हैं भाई दिल्ली एनसीआर में कभी कोई दिक्कत तो बस एक बार मुझे फोन कर देना, फिर मैं देख लूंगा। कभी जरूरत पड़ी अपने फोन लगाया, वो फोन ही नहीं उठा रहा, क्यों? बिकॉज यू ऑलवेज पेज लिप सर्विस। करने को कुछ नहीं, बोलने को बहुत कुछ उनके पास। तो व्हेनेवर वन पेज लिप सर्विस, इसका मतलब सिर्फ औपचारिकता निभाना, टू स्टैंड ऑन फॉर्मेलिटी, सिर्फ बातें करते रह जाना, टू कीप स्पीकिंग विदाउट डूइंग एक्शंस, सिर्फ बातें करना, काम ना करना, इसे बोलते हैं टू पे लिप सर्विस। सो गाइज आज के लिए वोकैबुलरी का ये सेक्शन, आई होप इट must have been useful for you people, you guys must have learned something from this session. So keep watching my next videos, और next videos में अलग अलग तरह की videos वोकैबुलरी पर बेस्ड लाऊंगा, ठीक है, बहुत सारी बातें मैं लाऊंगा। और गाइज do not forget to like and share my videos and channel so that other people also get benefited like you. Thank you so very much watching me. My name is JS Yadav.